नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के पहले चैप्टर सत्ता में साझेदारी को पढ़ना जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है और बेल्जियम की कहानी के द्वारा जाना था कि जो सत्ता में साझेदारी है वो कैसे देश की एकता के लिए, शांति के लिए और विकास के लिए अनिवार्य या फिर जरूरी है। आज हम सत्ता में साझेदारी को थोड़ा और समझेंगे और एक और कहानी को पढ़ने वाले हैं। वो कहानी है श्रीलंका की कहानी और उस कहानी से हम जानेंगे कि अगर सत्ता में साझेदारी ना की जाए तो क्या हो सकता है। सत्ता में साझेदारी मतलब सत्ता में हिस्सेदारी यानी शक्तियों का बंटवारा। इसे लोकतंत्र की मूल आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र बात करता है लोगों के शासन की, बात करता है समानता की। अगर हमें समानता लेके आनी है तो सबके पास एक बराबर शक्तियां होना जरूरी है। अगर एक बराबर शक्तियां ना होगी तो क्या होगा? कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो लोगों में तनाव पैदा होगा, देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, शांति के लिए भी ये खतरा पैदा हो जाता है। ओके, तो अगर हमें देश का, समाज का, लोगों का एक समान विकास करना है तो सत्ता में साझेदारी है वो बेहद आवश्यक होती है। और इससे न केवल विकास होता है लोगों का, बल्कि तेजी से विकास होता है। बहुत आगे हम बढ़ पाते हैं अगर हम सत्ता में साझेदारी कर पाते हैं। चलिए श्रीलंका की कहानी को समझते हैं और थोड़ा और जानेंगे सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी होती है। श्रीलंका की बात की जाए तो एक द्वीपीय देश है। द्वीप क्या होता है? वो भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो श्रीलंका भी चारों ओर से पानी से घिरा हो, तो ये एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी, जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वर्तमान में हमारी दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास, यानी कि श्रीलंका की आबादी और दिल्ली की आबादी लगभग एक बराबर है। ओके, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। कई जातीय समूह के लोग, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था, वहाँ 3 प्रमुख जातीय समूह थे, भाषाई समूह थे। डच भाषी थे, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी थे। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, जैसे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो यहाँ पर विविधता थोड़ी और ज़्यादा होती है। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर विविधता यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ की जातीय बनावट को, ओके, और उसके बाद जानेंगे यहाँ की समस्या को। तो ये श्रीलंका का मैप ऑफ श्रीलंका दिया गया, ठीक, और यहाँ पर दिया गया एथनिक कंपोजिशन, यानी कि वहाँ की जातीय बनावट कैसी है। तो ये जो एथनिक कंपोजिशन दिया गया ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो इसको आपको नहीं करना है। क्लियर? इसको मत समझिए, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जातीय बनावट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले भाषाई आधार पर जो पहला समूह है वो सिंगली भाषी है। ओके, पहला जो समूह है वो कौन सा है? सिंगली भाषी है, जो यहाँ पर दिया गया, ठीक। 74% जो लोग हैं वहां पर सिंगली भाषा को बोलते हैं। कितने प्रतिशत? 74% लोग हैं वो सिंगली भाषा को बोलते हैं। और ये जो सिंगली भाषी हैं ये ज्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी है, यानी कि बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा प्रमुख समूह है वो है तमिल। ओके, जो तमिल है वो वहां पर 18% है। जो आपकी इस वर्कशीट में ये केवल 12% दिए गए, जबकि एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 18% है, जो कि सही भी है। तो वहां पर तमिल है वो 18% है। और तमिलों के 2 ग्रुप है, एक तो श्रीलंकन तमिल्स है और दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% है और जो इंडियन तमिल्स है वो 5% है। ओके, यानी कि भाषाई समूह 2 हो गए ना, सिंगली भाषी, सिंगली भाषा को बोलने वाले, और दूसरे हो गए तमिल भाषा को बोलने वाले। जो तमिल भाषा को बोलने वाले हैं वो 18% है और उसमें 2 समूह है। श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के ही मूल निवासी है, ठीक, और इंडियन तमिल्स कौन से? जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो भारत से गए हुए तमिल है, तमिल भाषा बोलने वाले, लेकिन भारत से ब्रिटिश काल के दौरान वहां चले गए थे चाय के बागानों में काम करने के लिए, उसके बाद वहीं पर बस गए, तो वो है भारतीय तमिल। ये जो सिंगली भाषी है वो सारे के सारे किस धर्म के अनुयायी है? बुद्धिस्ट हैं। जबकि जो तमिल हैं वो हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म है, उसको मानने वाले हैं, यानी कि या तो वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, ठीक। उसके बाद एक और समूह है, एक और समूह कौन सा है? वो है ईसाई। वहां पर 7% के आसपास जो लोग हैं वो ईसाई हैं, और जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन जो है, वो सिंगली भाषा को भी बोलते हैं और तमिल भाषा को भी बोलते हैं। तो ये होगी वहां की जातीय बनावट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 3 समूह हो गए ना। वहां पे पहला हो गया सिंगली भाषी बोलने वाले 74%, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले। दूसरा समूह हो गया तमिल, ओके, ये 18% है, ठीक। और इसमें 2 समूह हैं, श्रीलंकन तमिल से ये 13% है और जो भारतीय तमिल है ये 5% है। इसके अलावा 7% वहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन है,
और वो सिंगली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं, जबकि तमिल बोलने वाले हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है। तो यहाँ की जातीय बनावट अगर बेल्जियम से तुलना की जाए तो थोड़ी और ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि जातीय बनावट कैसी है। अब हम समझेंगे वहाँ की समस्या कहाँ खड़ी होती है। तो श्रीलंका है वो 1948 में 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लगभग 1 वर्ष के बाद श्रीलंका आज़ाद होता है। सिंगली समुदाय के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी कि वहाँ पर बहुसंख्या में कौन है, बहुसंख्या कौन से होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा हो। ओके, तो वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, सिंगली भाषी, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है सिंगली भाषी, वहाँ के नेताओं ने अपना शासन पर दबदबा जमाने की कोशिश की। इस वजह से जो सिंगली भाषी समुदाय की जो सरकार थी, जो निर्वाचित, हालांकि वो लोकतांत्रिक देश था, ओके, अब भी लोकतांत्रिक है, जो चुनी हुई सरकार थी उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, यानी कि बहुसंख्यक के हित में जो कदम उठाए जाते हैं उसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। कि जब दूसरे जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक है, उनके हितों को ध्यान में ना रखा जाए और अपने हितों को ध्यान में रख करके कुछ कदम उठाता है बहुसंख्यक वर्ग, तो उसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। तो बहुसंख्यकवाद के तहत उन्होंने कुछ कदम उठाए जिससे कि वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। क्या क्या कदम उठाए कि 1956 में कुछ वो कानून लेकर के आते हैं, उसमें 3 बड़े कदम उठाए जाते हैं। पहला, सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया जाता है। इस प्रकार तमिल की उपेक्षा की जाती है, यानी कि वहां पर एकमात्र राजभाषा किसको घोषित कर दिया जाता है, सिंगली भाषा को, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा है वो केवल सिंगली भाषा रहेगी। ओके, अगर आपको जॉब चाहिए तो सिंगली भाषा पढ़नी होगी, ऐसा कुछ कर दिया गया। जैसे अपने देश में क्या, अपने देश में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, हिंदी के अलावा 21 और भी भाषाएं जो शेड्यूल लैंग्वेज में आती हैं, यानी कि आप उनमें अपनी स्टडी कर सकते हो, उसमें आप अपनी परीक्षा दे सकते हो, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन श्रीलंका में क्या किया गया कि सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाता है और तमिल लोगों की उपेक्षा की जाती है, तमिल भाषा की उपेक्षा की जाती है। दूसरा, वहां पर बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म को एक तरीके से राष्ट्रीय धर्म है वो घोषित कर दिया जाता है, यानी कि हिंदू धर्म, तमिल है, जो तमिल बोलने वाले थे तो वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और ईसाई भी थे, यानी कि उन धर्मों की उपेक्षा कर दी जाती है। ओके, उसके बाद तीसरा जो कदम उठाया गया कि विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों, इनमें सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सरकारी नौकरी होगी तो सिंगली भाषी लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। एडमिशन की बात आएगी तो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उन्हीं को ही एडमिशन मिलेगा, उन्हीं को ही जॉब मिलेगी। तो ये 3 बड़े कदम उठाए गए, यानी किसके फायदे के लिए थे, जो वहां का बहुसंख्यक समुदाय था उसके लिए कदम उठाए गए, यानी कि तमिलों को इग्नोर कर दिया गया, जो बाकी अन्य समुदाय थे उनको इग्नोर कर दिया गया। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों के बीच में आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया और श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ जाता है। और ये जो गृह युद्ध है 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है और ये बड़ा रूप ले लेता है, जिसमें दोनों समुदायों के हजारों लोग हैं वो मारे जाते हैं और देश के विकास को भी एक धक्का पहुंचता है। ओके, तो ये थी श्रीलंका की कहानी। हमने देखा कि कैसे सत्ता में साझेदारी नहीं की गई तो वहाँ पे गृह युद्ध के हालात बन जाते हैं, देश के टुकड़े होने के कगार पर देश पहुंच जाता है, क्योंकि जो तमिल लोग थे वो स्वतंत्र तमिल इलम का अर्थ होता राज्य, स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 टर्म समझ देते हैं। गृह युद्ध क्या होता है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वे युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। कि जब देश में किन्हीं 2 समूहों के बीच में लड़ाई इतना बड़ा रूप ले ले कि वो युद्ध की तरह लगे तो उसे बोलते हैं गृह युद्ध, यानी कि देश के अंदर ही 2 समूहों के बीच में जो युद्ध होता है। क्लियर। एक बहुसंख्यकवाद शब्द की बात की थी हमने, वो क्या होता है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनमाने तरीके से शासन चला सकता है और दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। यानी कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि बहुसंख्यक अपनी मनमर्जी से शासन कर सकता है, बहुसंख्यकवाद, ठीक। और ये देश की एकता के लिए खतरा होता है और सत्ता की साझेदारी के बिल्कुल खिलाफ होता है। क्लियर। तो ये थी श्रीलंका की कहानी और यहाँ पर हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी ना करने से क्या हो सकता है। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। 2 आसान से प्रश्न यहाँ पर दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है, हमें बताना असत्य कौन सा है। तो पहला है श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र देश हुआ, स्वतंत्र देश बना, पहला। दूसरा दिया गया तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तीसरा दिया गया यह भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह। ये सही नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा जो जातीय समूह है वो सिंगली भाषी है, सिंगला भाषा को बोलने वाले लोग हैं।
उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या फिर विशेषताएं है। पहला है बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। तीसरा सिंहली भाषा है उसको एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, ये भी सही है। डी दिया गया उपयुक्त सभी, तो ये हमारा डी आंसर रहेगा। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की एक और बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट जिसमें हमने सत्ता की साझेदारी अगर ना की जाए तो क्या हो सकता है, ये सब कुछ हमने समझा। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।